बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट दी ग्लाइकोलिसिस। हमने रेस्पिरेशन की बात की थी और उसमें मैंने कहा था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको कल के लेक्चर में जो सरसरी सा था 3 चीज़ें बताई थी। दी ग्लाइकोलिसिस, दी क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलिसिस है ये पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का। आपको मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड के बॉन्ड तोड़े जाते हैं और उनसे एनर्जी ली जाती है। तो ये वाला काम जो है इसका जो पहला स्टेप है दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। याद रखें, ये जो प्रोसीजर है इसका मतलब है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बनाए जाते हैं। पायरुवेट कहते हैं इसको। ठीक है जी। तो इसमें 3 कार्बन होते हैं और इसमें 6 कार्बन होते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं ये दोनों तरह की रेस्पिरेशन यानी एरोबिक भी और एनारोबिक दोनों तरह की रेस्पिरेशन के अंदर ये वाला प्रोसेस होता है। दोनों का ये कॉमन है और दोनों के अंदर इसके स्टेप्स भी सेम हैं। और याद रखें, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम चाहिए इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैनी से मुराद बहुत सारे नहीं है, मतलब हर स्टेप के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। और साथ साथ इसके लिए NAD और ATP भी चाहिए होते हैं। इवन ADP भी चाहिए होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी चाहिए होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारे के सारे स्टेप हैं इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। आमतौर पे इसको हम पढ़ने के लिए 2 चीज़ों में 2 तरह की फेजेस में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। एक को हम कहते हैं प्रेपरेटरी फेज, यानी ये वो फेज होती है, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट खुद की जाती है। क्या की जाती है? खुद इन्वेस्टमेंट। यानी हम कहेंगे कि ATP वगैरह को इस्तेमाल करके ATP वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, इज यूज्ड टू ब्रेक ग्लूकोज के जो बॉन्ड है ना उनको तोड़ने के लिए पहले खर्चा खुद किया जाता है, फिर निकलती है एनर्जी। समझ रहे हैं ना जी बात को? तो पहली जो फेज है उसको हम कहते हैं कि इसमें एनर्जी खर्च करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और जो दूसरी फेज है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव या इसका दूसरा नाम होता है पे ऑफ। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो हमें वापस एनर्जी मिलती भी है और मतलब फर्दर आगे प्रोसीजर्स चलते भी हैं। तो हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है, अगर मैं आपको समझाऊं और बताऊं, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, ब्रेक नहीं, ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? यानी उसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है ना, तो उसकी रिंग के अंदर कार्बन नंबर 6 के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाता है। वो फॉस्फेट ग्रुप क्या है वो मैंने उस दिन आपको सिखाया था, H3PO4। इट्स लाइक दिस। सही है? तो ये ऐड कर दिया जाता है। वो मैं लिखना नहीं चाहता, तो इस काम के लिए जो चीज बनती है उसे कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज रहेगा ही, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। क्या बनता है? हाँ जी। और इस काम के लिए ATP, क्योंकि फॉस्फेट है ना, तो फॉस्फेट कौन देगा? ATP देगा। तो ATP की एनर्जी और ATP का फॉस्फेट इसमें इस्तेमाल होता है और ADP बन के बाहर निकल आती है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया?
यानी हम कहते हैं इसमें फॉस्फेट, आमतौर पे किताब में ये नहीं लिखा लेकिन आमतौर पे कहते हैं कि खैर उसको छोड़ो, वैसे इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उसको हम फॉस्फेटेज कहेंगे, ठीक है, जो फॉस्फेट ऐड कर रहा है। इसके बाद एक आइसोमरेज एंजाइम होता है, वो आइसोमर होता है, ठीक है। वो क्या काम, इसको वैसे यहाँ पे जो एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं आई थिंक, ठीक है। किताब में नहीं लिखा तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये, इसको फौरी तौर पे आपको याद होगा कि फ्रुक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 ही है और ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 ही है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि ग्लूकोज 6 रिंग वाला होता है, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी ये बात, ठीक है, उसे कहते हैं ग्लूकोपायरानोज, याद है, उस रिंग को कहते हैं ग्लाइकोपायरानोज भी कहते हैं। और जो फ्रुक्टोज है वो 5 रिंग, उसके जो रिंग है उसके 5 कॉर्नर होते हैं, सही है, उसे राइबोफ्यूरानोज, वो 5 कॉर्नर वाला रिंग है, राइबोफ्यूरानोज कहलाता है। लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन 6 होते हैं, लेकिन उसके जो रिंग है उसके कॉर्नर कितने होते हैं, यानी फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर में अगर आपके सामने बनाऊं तो इट्स लाइक दिस, इस तरह होती है, ठीक है जी। 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6, और जो ग्लूकोज है वो कुछ इस तरह का होता है, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। तो ये फर्क आ जाएगा। तो एक एंजाइम है जो इसको इसके आइसोमर में, यानी फार्मूला सेम है लेकिन आइसोमर मतलब आइसोमर याद है जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, शक्ल उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो वो इसको कन्वर्ट कर देता है एक एंजाइम किस चीज के अंदर, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 6 के ऊपर लगा होता है क्या, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी, समझ गया ना जी, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब साइडों पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वो सिंपली है कि वो है जी, यहां पे हम क्या कहते हैं कि जी द एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन ग्लूकोज, ये जो दूसरा स्टेप है इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, सीधी सी बात है, बाकी सारा रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और फॉस्फेट, वही पहले वाला स्टेप दोहराया जाएगा, इसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड किया जाता है और उससे जो चीज बनेगी उसे कहते हैं फ्रुक्टोज। 1 कार्बन नंबर 1 पे और 6 पे 2 फॉस्फेट बिस फॉस्फेट भी कहते हैं, समझ आ गई जी बात की। और इस काम के लिए भी एक और एटीपी को, ये देखिए अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सही है ना जी, एडीपी, बस इतना ही, प्लस प्लस नहीं कुछ, ठीक है जनाब। ये 2 बातें आपको लग गई पता कि यानी आप इसमें तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे कि जनाब द एडिशन ऑफ द सेकंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, ये चीज बन गई। अब ये टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और इससे 2 कंपाउंड बनते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो एल्डो ग्रुप एल्डिहाइड होता है, और एक होता है दैट इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इनकी एब्रीवेशंस हैं, एक को हम कहते हैं दैट इज द DAP और दूसरे को कहते हैं G3P, यानी कि, और एक और मजे की बात है ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये चीज और ये चीज, इसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको DAP भी कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं क्या कहते हैं,
ग्लाइसर एल्डिहाइड, ऐसे ही है ना, 3-फॉस्फेट G3P। और एक मजे की बात क्या है कि ये आपस में, अगले पेज पे चले जाओ ना, ये आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल। समझ आ गई बात की। और जब ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है। और अब क्या काम किया जाता है, अब इनके अंदर से हाइड्रोजन निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, हाइड्रोजन निकाली जाती है। और इनके अंदर से जब हाइड्रोजन निकाली जाती है, दो स्टेप इकट्ठे होते हैं, हाइड्रोजन निकाली जाती है और फॉस्फेट, हाइड्रोजन से मुराद यहां इलेक्ट्रॉन है, क्या है, हाइड्रोजन निकाली जाती है और फॉस्फेट ऐड किया जाता है। और वो फॉस्फेट एटीपी से नहीं आता, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही अलग से फास्फोरिक एसिड पड़ा होता है, वो इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको ये वाली बात समझाई जाए तो दैट इज लाइक, ये वाला यहाँ पे एक एरो अगर आप गौर करें तो एक ऐसा लगा हुआ है एरो। इस एरो का मतलब ये कि दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है ना, तो दोनों के साथ सेम स्टेप ही होता है, सही है। तो क्या चीज होती है, तो अगर आप गौर करें तो इसके अंदर से Na यानी NAD को इस्तेमाल करके इनके अंदर से हाइड्रोजन निकाला जाता है। इसको हम कहते हैं, ये वाला स्टेप मैं लिखना भूल गया, यानी ये देखो, तो अब क्या कहते हैं, चौथा जो है उसे क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिट हो गया, ये तो देखो। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पांचवा, ऑक्सीडेशन। क्या, क्यों, इसकी अब ऑक्सीडेशन होगी। ये जो फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड है ना, इसको G3P कहते हैं, नाम एक है फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड PgAl, वो भी इसी को कहते हैं। और ये दोनों एक चीज के दो नाम है। फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड मतलब ऐसा ग्लाइसरएल्डिहाइड जिसके साथ फॉस्फोरिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली जो, और ग्लाइसरएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसका मतलब वही है कि ग्लाइसरएल्डिहाइड और उसके ऊपर 3 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ। तो इसलिए ये वाली चीज को इतना टेंशन नहीं लेना, ये एक ही चीज के दो नाम हैं। तो अब ये जो स्टेप है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, PgAl। भाई इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो मैं इधर लिख रहा हूं। नहीं समझ आया ये पॉइंट भाई? ये देखो, ये टूटा था फ्रुक्टोज 168 दो चीजों के अंदर, दो चीजों को समझो ये एक ही चीज है, क्योंकि ये आपस में कन्वर्टेबल है। अब इसके दो नाम हैं, एक ही चीज के दो। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मतलब इससे हाइड्रोजन लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा? इसको, NADH को, NAD को देके NADH बनाया जाएगा। ये पे ऑफ है, ये देखो पहली प्रोडक्शन आ गई। समझ आ गई बात? ठीक है। और दूसरा एक और काम यहां होता है, वो देखो। अब समझो ये तो G3P था ना, समझो ये भी G3P है। वो तुम्हें मैंने बताया कि क्यों G3P है, क्योंकि ये आपस में कन्वर्टेबल है। मैंने ये ग्रीन निशान इसलिए लगाया, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, तो एक इनके साथ इनका ऑक्सीडेशन होकर इनका हाइड्रोजन निकाला जाता है और एक चीज इसमें ऐड की जाती है, और वो है फॉस्फेट। सिंपल एक फॉस्फेट यानी P, वो इनमें ऐड किया जाता है, P इनऑर्गेनिक। ये जब एक चीज इनकी निकाली गई और एक ऐड की गई इस स्टेप के ऊपर, यानी ये छठा स्टेप होगा, दैट ये सेम है, पांचवा और छठा एक ही टाइम पे होते हैं। इसे कहते हैं एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इससे जो चीज बनती है इसे कहते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यस, सही है, BPG। क्या कहते हैं जी? 1,3, इससे जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसको BPG भी कहते हैं। और इसी तरह ये भी BPG ही बना, सही है। अब मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज जनाब BPG 1,3, ठीक है, 1,3 BPG।
1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसका एक और निकाल लिया जाता है, क्या? फॉस्फेट। जब इसका एक और फॉस्फेट निकालूंगा, पहले तो डालते थे ना, अब फॉस्फेट निकालूंगा। आपने सर अभी डाल दिया, अभी निकाल। देखो भाई, ये इस बात को तुम इस तरह समझो, मैं हूं ये चीज है, ग्लूकोज को अभी तोड़ा है, एनर्जी है मेरे साथ। मैंने आपको याद रखा है एटीपी की स्ट्रक्चर, तो मैंने कहा था ना कि एटीपी की स्ट्रक्चर में एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। फर्ज किया ये एक पी था, ये दूसरा पी है, और फर्ज किया ये तीसरा पी। याद है कुछ? मैंने कहा था ना ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, कहा था ना। देखो, अगर मैं एक स्टेप में किसी चीज के साथ ये हाई एनर्जी बॉन्ड जोड़ दूं और अगले स्टेप में उसे निकाल लूं, समझ आई बात की? तो इसका मतलब ये है कि मैंने उससे एनर्जी निकाली है। नहीं समझ आई? देखो, एनर्जी है, इधर एनर्जी थी, तो उस एनर्जी को तोड़ना कैसे है? उस एनर्जी को तोड़ना ऐसे है कि पहले फॉस्फेट ऐड किया जाएगा, तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड बन जाएगी, फिर अगले स्टेप में इसको निकाल लेंगे तो वो हाई एनर्जी बॉन्ड टूट जाएगी। समझ आ गई बात की? उस एनर्जी जो ग्लूकोज को तोड़ने से जो एनर्जी आई थी, उसे किसी ना किसी शक्ल में कन्वर्ट तो करना था ना। समझ आ गई बात की? तो पहले उसको जोड़ दिया इसके साथ, उससे 1 3 दो फॉस्फेट उसके साथ लग गए। अब उसको मैं तोड़ूंगा तो एनर्जी निकल आएगी और वो खुद ब खुद टूटेगा एंजाइम की वजह से। ठीक है? तो ये जो है, इसको जब तोड़ा जाता है, अगर आप गौर करें तो इधर लिखा भी हुआ है दैट इज 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो है, वहां तो NADH बन गया था, इसी तरह इधर भी एक NADH बनेगा। ये तो मैं भूल गया। देखो, NAD और NADH, ये तो अंडरस्टैंड है कि दोनों साइडों पे ही आसान होगा। ठीक है? अब ये 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट है, मैं इसका फॉस्फेट एक और निकालता हूं। ठीक है जी? तो क्या होगा कि ये जो 1,3-BPG है, इसका एक फॉस्फेट निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? 3PPG। समझ गए ना? 3PG, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। अब एक निकला तो सिंपल 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसी तरह इधर मैं पूरा लिख भी देता हूं, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और वो जो बॉन्ड टूटा है वो किधर जाएगा? ADP, that leads to ATP। इसी तरह ADP leads to ATP। समझ गए क्या? क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसका भी एक आइसोमर होता है, वो क्या करता है? 3 नंबर कार्बन से हटा के उसको 2 नंबर कार्बन पे ले जाता है। तो सिंपल सी बात क्या हुई? ये 3 ये अब आप लिखेंगे, समझ गए ना? ये वो वाला स्टेप हो गया 6। अब इस स्टेप पे आपने क्या लिखना है? दैट इज 7 नंबर, दैट इज द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम 1,3-BPG। एक्सप्लेनेशन किताब में लिखी हुई। ठीक है? और जो 3PG बन गया, अब 3PG को रीअरेंज किया जाता है, इसको 3 नंबर से हटा के 2 पे लगा दो, तो इससे क्या हो जाता है? दैट इज 2PG, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इससे एक पानी जब निकला, ये इस स्टेप को आप क्या लिखेंगे? दैट इज 8वें नंबर का स्टेप, दैट इज रीअरेंजमेंट। समझ आ गई? अगेन रीअरेंजमेंट, अगले वाले। ठीक है? अब इसमें से एक पानी रिमूव किया जाता है। ठीक है? तो जब इसमें से एक वाटर रिमूव होगा, दैट इज, तो ये क्या चीज बनेगी वो मैं अभी आपको बताता हूं। दैट इज इसमें से -H2O, और इससे जो चीज बनेगी उसे कहते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या कहते हैं जनाब? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसी तरह ये भी इधर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ऐसे लिखा हूं। हाँ, ठीक है जी। अब फॉस्फोइनोल अगर निकाल दूं तो बाकी क्या बचता है? पाइरुवेट।
सही है। तो यहाँ ये आखिरी स्टेप है, दैट इज फिर से इसका निकाल दिया जाता है फास्फो ग्रुप और वहां से फिर एक एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी और सेम इज विद दिस, दैट इज पायरूवेट और वही काम दैट इज एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी फास्फेट अंदर से निकला है। और ये आखिरी स्टेप है जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ इस स्टेप के अंदर ये वाले स्टेप को आप रिमूवल ऑफ वाटर नोवा, ठीक है। और 10वां ये हो गया कि फास्फेट एक और फास्फेट निकाल के उसमें से उसको पायरूवेट बना दिया जाता है। तो ग्लूकोज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।